हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी जो क्लास +1 है उसका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जांपल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लिया मेरे पास ए और बी है, मान लिया मेरे पास ए और बी है, इन दोनों ने मिलाकर क्या बनाया, ए बी बनाया। ठीक है, और मैंने क्या लिया था, मैंने 5 ग्राम ए लिया था और 10 ग्राम क्या लिया था, बी लिया था। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें से पहले कौन खत्म होगा, ये खत्म होगा, क्योंकि हमने कम अमाउंट में लिया था। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई, यहाँ पे ए है। तो वैसे ही ये पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, तो देखो, फॉर ए रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, कुछ भी बचे ना, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जब 1 ग्राम ए 1 ग्राम बी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, वैसे ही जब 5 ग्राम ए हो जाएगा हमारा, तो 5 ग्राम बी के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारा 5 ग्राम कौन बच गया, बी बच गया, और ए कंप्लीटली क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर ए का क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले रखा है, देखो, इफ 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 23 ग्राम ऑफ H2O2 टू फॉर्म H2O। अगर हमारे पास 2 ग्राम H2O है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स H2O है, अगर वो O2 के साथ रिएक्शन करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसका मतलब जो 4 ग्राम है वो 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 2 ग्राम H2O करें और 4 ग्राम, इफ वी टेक 2 ग्राम ऑफ H2 इन प्लेस ऑफ 4 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2, देन इट विल कंज्यूम्ड एंटायरली इन द रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कहने का मतलब रिएक्शन के अंदर वो जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन, ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले सोल्यूशन के बारे में पूछा है, डिफाइन सोल्यूशन। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो हम सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलाते हैं और वो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है, वो दोनों नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, वो आपस में रिएक्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्टिंग हो गए वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोलवेंट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बताओ, सोलवेंट। और जो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताओ, सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। देखो भाई, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके अंदर हमें ये बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो हमारे पास रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के, उन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, इसमें देखो भाई, हमारे पास हम ये हमारे पास ये है 0.0025 है। यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास देखो, आंसर में 2 सिग्निफिकेंटली फिगर लिख रखा है, तो इसके अंदर 2 ही है, क्योंकि जो हमारे पास 0 है, अगर वो लेफ्ट साइड के अंदर लिखी हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होती, इसलिए इसके अंदर हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के अंदर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, जो हमारे पास ये 0 है ना, ये 0 किस किस के बीच में आ गई, 2 और 8, यानी ऐसे नंबरों के बीच में आ गई जो कि नॉन जीरो थे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर भी हमारे पास कितने हैं भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है किसके बीच में आ गई, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गई, तो इसलिए इनको भी हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये 0 काउंट नहीं होगी। यहाँ पर देखो, इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहला है, ये है हमारे पास, इसको 2 तक हमें क्या करना है, राउंडिंग अप करना है। तो 2 के बाद वाला अक्षर देखो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये है, ये भी सिंपली क्या हो जाएगा 10.4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हमारे पास 5 से छोटा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 0.04 हो जाएगा, ठीक है, 0.046 हमारे पास कंप्लीट अक्षर क्या था, देखो कंप्लीट डिजिट हमारे पास ये था। जब इसको राउंडिंग राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 5 है, 5 है। अब जब भी 5 हो, हम इससे अगले वाला डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इवन है तो हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, तो 0.046। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, देखो ये है, यहाँ पर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फ्लोइंग, इसका मोलर मास निकालना है। सबसे पहले हमारे पास H2O है, यहाँ पर हमारे पास देखो एक हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 2, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है 16, टोटल हमारे पास 18 ग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है CO2, CO2 का देख लेते हैं, कार्बन का हमारे पास कितना होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 का हमारे पास 32 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास इसका 44 ग्राम हो गया। इसका देख लेते हैं मीथेन का CH4 का, यहाँ पर हमारे पास कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, हमारे पास Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, इसके अंदर हमें हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर हमारे पास सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ये बताना है मास परसेंटेज कितना है। सबसे पहले हमें मोलर मास निकालना होगा सोडियम सल्फेट का। यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट का हमारे पास सोडियम 2 थे, और एक सोडियम का हमारे पास 23 होता है, प्लस में सल्फर का हमारे पास 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 142 ग्राम पर मोल आ गया। अब सबसे पहले सोडियम का निकालेंगे। अब सोडियम का इसके अंदर कितना था हमारे पास, सोडियम का जो मास होता है कितना होता है 46 होता है, ठीक है, 46 बाई में टोटल मोलर मास मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास इतने परसेंट आ गया। वैसे ही यहाँ पे सल्फर, सल्फर का हमारे पास 32 हो जा 32 होता है, अरे वैसे ही जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना हम नंबरों की, वैसे ही यहाँ पर इसका हमारे पास 22.54, इसका हमारे पास 45.07 आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमारे पास 3 मोल क्या है, हमारे पास 3 मोल इथेन है C2H6, ये हमारे पास इथेन का फॉर्मूला होता है। अब ये इसके अंदर क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, इसके अंदर कार्बन के मोल कितने हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार, अगर हम 1 मोल लेते, अगर हम 1 मोल लेते इथेन को, तो 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने मोल कार्बन होते, 2 होते, लेकिन हमें दिया गया है 3, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो 6 मोल किसके हैं, हमारे पास कार्बन एटम्स के हैं। अब हाइड्रोजन एटम्स के कितने हैं, 6 हैं, एक मोल के अंदर 6 हैं, तो 3 के अंदर कितने होगा 18 होंगे, देखो 18 मोल हो गए हमारे पास, 18 मोल हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन, यहाँ पे हमारे पास मोलिक्यूल आएगा, मोलिक्यूल्स, ठीक है, मोल्स नहीं आएगा, मोलिक्यूल आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक मोल होता, अगर मेरे पास एक मोल ऑफ इथेन का होता, तो एक मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने मोलिक्यूल कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते, जितना हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होता है 0.6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता, हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला हमारे पास होता है C12H22 यानी C12H22O11 इन मोल लीटर इनवर्स, ये हमें मोलैरिटी दी गई है। इफ 20 ग्राम ऑफ डिजोल आर, इफ 20 ग्राम आर डिजोल इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल, देखो ये पूछ रहा है हमारे पास हमारी जो शुगर की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी पूछ रहा है। अगर हम 20 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दे किसके अंदर, 2 लीटर वाटर के अंदर, तो सबसे पहले देखो मोलर मास निकालेंगे शुगर का,
तो हमारे पास मोलर मास आपको निकालना आ गया। तो इसका 342 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास क्यों निकाला? क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था गिवन वेट बाय में मोलर मास गिवन वेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, मोलर मास इसका इतना आ गया। तो हमारे पास इतने मोल किसके आ गए? इतने मोल शुगर के आ गए। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल हमारे पास इतने आ गए बाय में, अब ये लीटर के अंदर दे रखा था, हमें लीटर के अंदर ही लेना है, इसलिए मल्टीप्लाई 1000 नहीं किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट दे लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। देखो भाई ये पूछ रहा है मेरे पास क्या है, जो एक रिएक्शन है मेरे पास मीथेन है, और इसको मैंने क्या किया, कंबशन किया, ये मैं बैलेंस कर ली रिएक्शन। तो क्या होगा, CO2 रेस टू प्रोड्यूस होगा, ये तो आप सभी को पता है, आपको एक केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। तो ये पूछ रहा है कि मुझे कितने कितने मोल मीथेन के लगेंगे जब 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसको मोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका वो निकालो, मोलर मास 16 ग्राम होता है, ठीक है। मोलर मास हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाला था 16 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब मैं 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करूंगा, यानी जब मैं एक मोल को जब मैं एक मोल मीथेन को यानी 16 ग्राम, एक मोल 16 ग्राम बराबर ही होगा ना, बिल्कुल एक मोल यानी 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करूंगा, तो मेरे पास एक ही मोल क्या प्रोड्यूस्ड होगा, CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। अब एक मोल के अंदर CO2 कितना होता है, जितना उसका मोलर मास होता है, और CO2 का मोलर मास हमारे पास होता है 44 ग्राम, लेकिन पूछ रखा है 22 ग्राम, पूछ कितना रखा है 22 ग्राम, तो 44 का आधा हो गया ना। अगर आधा प्रोड्यूस यानी 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, तो हमें आधा ही मोल किसके लेने पड़ेंगे, मीथेन के लेने पड़ेंगे, है ना। तो देखो, यानी इसके हाफ मोल हो जाएंगे। तो वैसे ही देखो यहाँ पर 22 बाई में 44, तो 0.5 मोल हो गए, तो वही ये इसका आंसर हो जाएगा, हाफ मोल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर देखो जो सोल्यूट है वो क्या दिया गया है, ध्यान से समझना। सोल्यूट यहाँ पर हमारे पास ए है, और वो कितना दिया गया है, मेरे पास 2 ग्राम दिया गया है, और वो किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर दिया, कितना सोलवेंट 18 ग्राम। हमें मास परसेंटेज निकालना है, किसका, सोल्यूट का, यानी जिसका मास परसेंटेज हम निकालते हैं उसका मास हम ऊपर रखते हैं, यानी वेट ऑफ किसका, सोल्यूट बाय में टोटल वेट यानी वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर भी ऐसे ही किया गया है। अब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 बाय में 2 प्लस 18 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो जो हमारे पास बाय में 20, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10% आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 10% है। वैसे ही यहीं पे सोल्व कर रखा था मैंने, जैसे करके दिखा दिया। तो ये देख लेते हैं भाई, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनम वाटर टू फॉर्म ए 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सोल्यूट हमारे पास यहाँ पे NaOH है, और वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें 4 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और हमें हमारे सोलवेंट कितना दे रखा है, हमें सोलवेंट वाटर दे रखा है, और सोलवेंट दे रखा है 250 ml। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मोल कैसे निकालते हैं, हम सबको पता है मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय में मोलर मास, गिवन वेट कितना दे रखा है, बताओ 4 दे रखा है, मोलर मास कितना होता है इसका 40 ग्राम होता है ना। 40 ग्राम एक टाइम के लिए यहीं पे ऐसे ही रख लेते हैं 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ई लीटर, हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर के अंदर लेना है, ध्यान से सुनना, लीटर के अंदर लिया, हमें दिया गया है यहाँ पे ml के अंदर। जब भी हम 250 ml को लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो किसके अंदर कर देंगे, बाय में 1000 कर देंगे, ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब वही सारी वैल्यू रख दो,
40, यहाँ पे हमारे पास 1000 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 250 हो जाएगा। तो हमारे पास 0.4 मोल इसकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, 0.4 मोलैरिटी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18। देखो भाई, यहाँ पे मोलैरिटी निकलवा रहा है किसकी, ग्लूकोज की, यानी सोल्यूट हमारे पास कौन है, ग्लूकोज है। वो कितना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम इन वाटर। जो 18 ग्राम, जो हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है वो डिजोल्व किया गया है किसके अंदर, 500 ml सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, वही है, सबसे पहले मोल निकालेंगे। 18 बाई में इसका मोलर मास, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास 180 होता है भाई ग्लूकोज का, आपको याद रखना है। तो हमारे पास 0.1 मोल आ गए। अब 0.1 मोल बाई में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन हमें यहाँ पे ml के अंदर दे रखा है, तो क्या कर देंगे, ml इसके बाई में 1000 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, यानी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास देखो क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं हमारे पास। देखो क्लोरीन है, ये हमारे पास दो क्लोरीन है। एक तो हमारे पास क्लोरीन कौन सा है, क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। ये हमारे पास आइसोटोप है। इसकी जो परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस कितनी दे रखी है, 75.77% दे रखी है। और इसकी कितनी दे रखी है हमें, 24.23% दे रखी है। जब भी हमें इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो जब भी हमें कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन आए, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना अच्छे से। अच्छे से क्या ध्यान रखना आपको, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जितना हमें इसका ये दे रखा है ना, अबेंडेंस दे रखी है, यानी परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस मल्टीप्लाई इसका जो हमें आइसोटोप दे रखा है। ठीक है, यानी एटॉमिक मास प्लस में वैसे ही परसेंटेज ऑफ दूसरा, और मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास बाय में 100। ठीक है, तो वैसे ही निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, 0.7577 दिया गया है, और मल्टीप्लाई 34। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोलर मास लेना है भाई। देखो मोलर मास, यहाँ पर भी मोलर मास आएगा, एटॉमिक मास नहीं लेना, मोलर मास लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। तो देखो परसेंटेज ऑफ एविडेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे, इसकी 0.7577 मल्टीप्लाई मोलर मास इसका दे रखा है इतना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस में फिर ये लेना है, और फिर मल्टीप्लाई ये कर देना है। यानी क्या करना है, क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बाय में 1000 कर देना है, तो वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसको कहते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोलते कैसे, देखो पीपीएम इज यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो कई बार हमारे पास सोल्यूशन ना बहुत ही डाइल्यूट हो जाते हैं, मोस्टली जो मेडिकल फील्ड है ना, उस फील्ड के अंदर ये जो टर्म्स है यूज की जाती है ना, जैसे दवाई बनाने के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है सोल्यूशन है, इसके इसके 10⁻⁶ पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारे पास पार्ट पर मिलियन कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हमें मास परसेंटेज दे रखा है। मास परसेंटेज हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाल लिया था, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, है ना। मास मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हमारे पास दो टर्म थी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक तो हमारे पास मोलैरिटी थी, एक हमारे पास मोलैलिटी थी। ये पूछ रहा है कि इनमें से जो बेस्ट टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो कौन सी है, बताओ। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इन लीटर, ठीक है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला ये हम कैपिटल एन से नोटेट करते हैं, ये स्मॉल एम से। ये हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम एन से नोटेट करते हैं। देखो ये एन से नोटेट कर रखा है इन्होंने। बाई में यहाँ पर हमारे पास आएगा मास ऑफ सोलवेंट, सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब देखो यहाँ पर हम नीचे क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, और यहाँ पर हम मास ले रहे हैं। अब देखो जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी मोलैरिटी की। तो इसका मतलब जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होने पर मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन मोलैरिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो मोलैरिटी है वो बेस्ट कंसेंट्रेशन टर्म मानी जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मोलैलिटी इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसलिए जो हमारे पास मोलैलिटी होती है वो बेस्ट कंसेंट्रेशन टर्म मानी जाती है किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।